नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुके थे, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ चुके थे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम समझ चुके थे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि क्या होता है, क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्या हम उसे देख सकते हैं। हमने सबसे पहले बार तो देखा था कि क्या होता है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से माना था कि फोर्स लगा सकता है, लेकिन उसके फिजिकल एप्लीकेशन या फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेशंस का मतलब समझिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी ना किसी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए क्या कर सकते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं से सेंस कर सकें। ठीक है, तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उन किसी एक सेंसेस में से हम उसको सेंस कर सकें। तो हम किस तरीके से, तो हम देखते हैं, हम ये चीज महसूस करते हैं कि जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से वो डिस्प्लेस होता है। फोर्स को हम काफी अच्छे से समझते हैं, हमारे सेंसर्स की वजह से हम उसे फोर्स को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने के लिए हमने वही तरीका अपनाया? क्या तरीका अपनाया कि हमने ये चीज देखी कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर पार्टिकल या अदर मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो हमें देखने को मिला, हाँ, ये कर सकता है। ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है तो भैया हमने इसके लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस और चीजें देखी। तो हमने एक्चुअली क्या देखा, हमने जो हमारे 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 आसपास देखा, तो हमने जो हमारे आसपास देखा तो उसमें क्या देखा कि हमने कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट भी किए, कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट किए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल एप्लीकेशन समझने के लिए कि हम इसे कैसे हमारी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करे, कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट करे। तो छोटे एक्सपेरिमेंट क्या करें, तो छोटे एक्सपेरिमेंट जैसे हमने बताए थे कि जब हम क्या करते थे, किसी मटेरियल को रब करते थे। अब मटेरियल को रब करना मतलब इसको चार्ज किया। अब मटेरियल को जैसे हमने रब किया तो रब करने के बाद ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा इसके पास। अब जैसे इसके पास चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इट मींस ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये हम समझ चुके थे कि हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब हमने जो एक क्या करा, एक मटेरियल लाया, जो छोटे से पेपर के टुकड़े जो हम लाए थे इसके पास जैसे ही लाते थे, तो हमने ये देखा कि हमने इसको बस ले जाके इसको छुआया नहीं, इसे टच नहीं करा। लेकिन टच नहीं करा, लेकिन फिर भी वो कागज का छोटा सा जो पार्टिकल है, कागज के जो छोटे छोटे से टुकड़े थे, वो इसकी तरफ स्टिक हो गए, इसके ऊपर आकर चिपक गए। इट मीन्स ये क्या कर सकता है, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और उस फोर्स की वजह से ही वो कागज का टुकड़ा इसकी तरफ उठा। इसका मतलब हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिजिक्स का एक सिग्निफिकेंस ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिग्निफिकेंस हमको क्या देखने को मिला कि ये किसी अदर मटेरियल, अदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। ये हमने छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखे। फिर इसको और हम हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं, तो एक्चुअली आप आगे जाके जो आगे एडवांस लेक्चर्स होंगे उनमें आप जाके इस चीज को और अच्छे से समझोगे। अभी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये जो पार्ट है, आप सीखोगे सीखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। और फिर अब अगर वही चार्ज पार्टिकल इस तरीके से हिलते हुए यानी ऑक्सीलेटिंग करता हुआ एक चार्ज पार्टिकल हमने देखा। अब ऑक्सीलेटिंग करते हुए वह चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऑक्सीलेटिंग करते हुए देखा तो वो क्या होगा, चलते जा रहा है, इस तरीके से हिलते जा रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, हिल रहा होगा। समझ पा रहे हैं इसको? काफी अच्छे से डिटेलिंग में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब इस तरीके से हिल रहा होगा, अब हिल रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ में क्या कैरी कर रही है, तो अपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रही है। या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है।
ठीक है, अब ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि यहां पर एक दूसरा मैंने इलेक्ट्रॉन जो पहले स्टेशनरी था, तो अब फिर से समझना, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा, और वो यहां पर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जब इससे टकराई तो इसने इसको भी हिला दिया। अब इसको भी हिला दिया तो यहां से हमको एक चीज पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो रहा है कि इसके ऊपर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये भी ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, और ये ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, तो इसके पास क्या है कि एक ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, इसके पास एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसी वजह से तो ये ऑक्सीलेटिंग मोशन कर पा रहा है। तो ये फिजिकल फिनोमिना हमने देखने को मिला, और यही पूरा काम क्या करता है, तो यही पूरा काम होता है आजकल हमारे मोबाइल सिस्टम में। मोबाइल के टावर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहां पर चार्ज पार्टिकल होते हैं, वहां पर वो ऑक्सीलेट करता है, ऑक्सीलेट करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास पहुंचती है, और वही हमारे मोबाइल के अंदर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हिलाती है। अच्छा, अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर वो हिलाएगी तो इलेक्ट्रॉन को हिलाने की वजह से अगर मेरे मोबाइल के अंदर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाती है, तो मैच कर जाती है, और जैसे मैच कर जाएगी तो वो क्या होगा कि हमारे फोन की रिंग से मैंने उसको अटैच कर रखा है, कॉलर ट्यून से उसको अटैच कर रखा है, तो हमारे मोबाइल की रिंग बच जाएगी। तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये एक फिजिकल फिनोमेना आज हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल एप्लीकेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई होता है। इस तरीके से पहले हमने एक थ्योरी बनाई थी, उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल करे, उसको आजमाने की कोशिश करी, उसके कुछ अप्लायंसेस बनाए, और वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो यहां से एक चीज हम लोगों को पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाकई वजूद है, वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमारे चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से और भी हम समझ सकते हैं, क्या होता है कि जहां पर भी लाइट सोर्स होता है, आपके घर पे अगर कहीं पर भी लाइट सोर्स है, आपने बल्ब जलाया, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, और वहां से एक वेव क्रिएट होती है, और वो वेव कहां जाती है, आपकी आंखों में। और आंखों के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं, हिलने की वजह से एक छोटा सा इंपल्सिव करंट जनरेट होता है, और वो इंपल्सिव करंट हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन उस इंपल्सिव करंट को कलर के रूप में दिखाता है, और जिससे हम बोलते हैं कि वो बल्ब हमको दिख रहा है, जल रही है लाइट। तो ये सारा का सारा सब कुछ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और हालांकि इसके साथ साथ बहुत बड़ी भूमिका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी मैग्नेटिक फील्ड भी निभाता है, लेकिन अभी जस्ट मैं आप लोगों को सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाकई भाई होता है, ठीक है, लेकिन हमने एक और चीज क्या देखी थी, हम ये चीज देख रहे थे कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स हम क्या समझते हैं, हम ज्यादा अच्छे से क्या समझते हैं कि हम फोर्स को टच करके एक्चुअली लगाते हैं, कांटेक्ट फोर्स हम लगाते हैं। अगर मुझे इसके ऊपर इस पेन के जरिए इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो यहां से मैं फोर्स नहीं लगा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कांटेक्ट करके पुश करना पड़ेगा, यहां से पकड़ के इस तरीके से पुल करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि कांटेक्ट फोर्सेस हमें लगाने पड़ते हैं, और यही तरीका हम हमारे मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए करना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए करना चाहते थे। तो इसलिए अब हम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मैं कैसे समझूं एक ऐसी चीज जो है जिसको हम आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं या हम लोग समझना चाहते हैं, तो किस तरीके से समझाएं जो हमें दिखाई भी नहीं रही। और हमें तो आदत है कि कांटेक्ट करके हम फोर्सेस लगाते हैं। तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया, और इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के बाद हमने एक नई थ्योरी हमारे सामने लेके आए, और वो थ्योरी क्या है, तो वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। क्या लेके आए हम बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। यानी आज के जो हमारे टॉपिक में हमें मेन पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होती है, हमने उसे कैसे अज्यूम किया, कैसे माना, और अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स को अज्यूम करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते थे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें छोटी छोटी लाइंस के रूप में
रूप में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, मैं कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता हूं, अब ड्रॉ कर सकता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ड्रॉ कर दूं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब बोर्ड पे कभी दोबारा मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अगर इस तरीके से लाइन खींची या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा, तो चूंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप जल्दी से समझ जाएंगे। तो ये हमने एक तरीका बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका बनाया, एक ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम हमारी कॉपी में उसको पढ़ना चाहते हैं, बुक्स में पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज एक दूसरे को देना चाहते हैं, तो मुझे उसके ड्रॉ की जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने उसके ड्रॉ कुछ बनाए। ठीक है, और किस जरिए बनाए, तो हमने लाइंस के जरिए उसके ड्रॉ बनाए और उन लाइंस की हमने स्टडी करी, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी बनाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहली बात अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों को बता चुका हूं कि हमको डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड के फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां देखने को मिलते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताया। साथ ही साथ में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें एक नई थ्योरी लाना पड़ी, और वो नई थ्योरी बच्चों क्या थी, तो वो नई थ्योरी थी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको समझा सकता हूं, आप अच्छे से समझ सकते हो, उसे हम कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती क्या है, तो क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आर इमेजनरी। अब ये बात आप लोग समझने, इमेजनरी, इसका रियलिटी में ये नहीं दिखाई देती, ये हमारे इमेजिनेशन से बनाई गई है। स्मूथ कर्व्स, अब स्मूथ कर्व्स को मतलब ये समझना कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस तरीके से नहीं होगी, यानी ये एक स्मूथ कर्व नहीं है क्योंकि यहां पर कॉर्नर आ गया। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को ऐसा भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉ इन स्पेस, हम हमारे चारों तरफ की स्पेस में इसको बनाएंगे टू रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। ठीक है बच्चों, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बेसिकली एक लाइन है और एक स्मूथ कर्व है, आपको डिसकंटिन्यूअस या इस तरीके से कॉर्नर वाले कर्व्स हम इसमें कभी नहीं बनाएंगे या नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे सबसे पहली बात, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को हमने देखा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम उन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। अब थोड़ा सा यहां पर समझना, अगर इसके पहले आप बोलोगे सर आपने डिसकंटिन्यूअस, यहां पर थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज। अब हमको मालूम है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्जेस से क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, खत्म, यानी अब नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट यानी खत्म हो जाएगी। और खत्म होने का मतलब क्या है कि इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो इसके बाद वो लाइन आपको दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यहां से जनरेट होती है। इसके पहले क्या होता है, तो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का कोई वजूद नहीं है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है इस तरीके से, मतलब ये जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर एंड हो रही है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बीच में ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोगों का यहां पर समझने वाली बात है।
ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऑलवेज जनरेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से यानी धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए, रियलिटी में कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर समझिएगा कुछ इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा एंड होती है। नेगेटिव चार्ज पे एंड होने के बाद इसका कोई वजूद नहीं है, इसके जनरेट होने से पहले इसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए इसे हमने डिसकंटिन्यूअस कर्व कहा। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दैट पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर स्मूथ कर्व का तो मैंने मतलब बता दिया था कि हमेशा इस तरीके से क्या होगा, कर्व हमारे सामने ऐसा स्मूथ होगा। कभी भी कर्व आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या है, ऑलवेज क्रिएट अ स्मूथ कर्व। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात तो अगले पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ का इस डायरेक्शन में बनाई। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन का मतलब है, डायरेक्शन का भी मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस डायरेक्शन में मतलब कहीं ना कहीं यहां से जनरेट हो रही होगी तो इसके इस एंड पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहां जा रही है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो ये आपको डायरेक्शन का भी मीनिंग यहां पर समझना है। अब यहां पर तो क्या है कि यहां पर मैंने अगर जैसे यहां पर क्या रखा, इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट मैंने जैसे ड्रॉ किया तो टेंजेंट इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस तरीके से बन रहा है तो मैं अगर एक यूनिट चार्ज को यहां पर रखूंगा तो यूनिट चार्ज पे ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये उसका क्या है, टेंजेंट। अच्छा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया इस पे टेंजेंट खींचो। टेंजेंट का मतलब इसको जस्ट टच करके जाए। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां रखा होगा तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट खींचो तो वो टेंजेंट आपको क्या दिखाएगा, तो वो टेंजेंट आपको ये दिखाएगा कि उस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रख देंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये हमको क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमें एक टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी यहां पर ये दर्शाती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए थर्ड हमारे पास में क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास में, टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हेंस क्रॉसिंग टू लाइंस इज नॉट पॉसिबल। चलिए देखिए इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये कहा गया है कि जब भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस या दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। अच्छा क्यों क्रॉस नहीं कर सकते इसके बारे में समझिए। जैसे एक ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन हमने बनाई और एक ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बनी। अच्छा ये यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में कर देते हैं हम, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अच्छा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जैसे ही मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रख दूंगा तो अब एक जैसे ही मैंने यहां पर क्या करा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा तो इस पॉइंट के इस कर्व के लिए, ठीक है, ये इस कर्व के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में इसका, इस डायरेक्शन में आएगा इसका फोर्स, और इसी के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर कर्व खींचूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। समझ पा रहे हो, यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक ही फील्ड में क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन दो जगह आ रही, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, और दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक फील्ड की वजह से हमेशा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन में हम किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स की डायरेक्शन हमको बताएगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ हमेशा 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 सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहता था। तो बस इसी वजह से, इसी थ्योरी, इसी सिस्टम की वजह से क्या हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसे इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन दो हो जाएगी, और एक ही फील्ड की वजह से एक ही चार्ज के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ये एक थ्योरी बन गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो उम्मीद है बच्चों ये थ्योरी आपको समझ में, ये आप लोगों को थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन समझ में आई होगी। चलिए अगले देखते हैं। हाँ, अब अगला क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो उसके ऊपर फोर्स, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगा, ये कुछ इस तरह से। अभी आप लोगों के लिए मैंने कुछ एग्जांपल, एक ड्रॉ बनाया पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, और एक पॉइंट यहां पर कहीं पर मैं मान लेता हूं इसके पास है बी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर अब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों में से किसके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा है। तो किसके ऊपर ज्यादा है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर मैं इसके पास एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूं, और इतना ही बड़ा सर्कल एक यहां पर ड्रॉ करूं। अब जैसे ही मैंने इस सर्कल में ड्रॉ करा तो मैंने देखा कि इसके पास कितनी, ये एक दो लाइनें आ रही हैं, और इसमें से कितनी लाइन पास हो रही है, एक ही लाइन। इसका मतलब इस पॉइंट ए के पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब यहां पर इसका ज्यादा लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जहां पर ज्यादा होंगी, ठीक है, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहां पर यही क्राउडिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की क्राउडिंग कम होगी, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो रिलेटिवली कम होगी। ठीक है, तो ये हमें ये नहीं बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है कि कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि यहां पर लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और कहीं पर क्राउडिंग कम है, इसका मतलब वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, सिर्फ यही बता रहा है। ठीक है, यहां से हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। और भी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये लास्ट वाली को थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि इस सेक्शन पे, ओहो सॉरी, ये तो पूरे मिट गया, फिर से करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस सेक्शन ए पर या इस सेक्शन बी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक, बार मैग्नेटिक आ रहा है, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए सेक्शन पे या बी सेक्शन पे ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, ए सेक्शन पर लाइंस की क्लाउडिंग, यानी ये लाइंस ज्यादा पास हैं, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा पास होंगी वहां पर स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, और जहां पर ये लाइंस दूर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगला जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल्ड टू दिस सरफेस। अब थोड़ा सा यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे
क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये छोटा सा देखिए बच्चों, ये हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो इसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब जैसे कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके कहां से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन हमेशा इससे राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ही निकलेगी। ये एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये राइट एंगल पर ही क्यों निकलती है, इसको एक्सप्लेन करने का लिए आपसे पूछ सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज क्रिएट एट राइट एंगल। तो ये आप लोगों तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में यहां पर है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कुछ निकली इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा एक बात और, जो भी हम चार्ज देंगे, अगर ये कंडक्टर बॉडी है तो चार्ज क्या होगा, यहां पर होगा। इतनी सी बात सभी को समझ में आती है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस पर चले जाएगा, लास्ट टाइम में बता चुका था, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगना कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर मैं इस बॉडी को चार्ज देता हूं तो ये अपने आप अरेंज होके चार्ज एक डिस्टेंस पर एक दूसरे से बैठ जाएंगे एक सिंपल डिस्टेंस पे, और जिसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। जितना यानी ऊपर वाला इसको नीचे की तरफ जितना धक्का दे रहा होगा, नीचे वाला उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मोशन नहीं कर रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी है तो इसके ऊपर चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर ये चार्ज्ड बॉडी है तो इसके ऊपर चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, भले ये कंडक्टर भी हो, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज एक बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद उसके ऊपर हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 लग जाता है, और जब फोर्स ही नहीं लग रहा होगा तो उनका मूवमेंट भी नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा इस एंगल पे क्रिएट हुआ, तो यानी कि अगर मैं चार्ज को रखूंगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस डायरेक्शन में अब इसके 2 कंपोनेंट हम डिसाइड करते हैं। एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा तो वो फोर्स हो जाएगा QE cos थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा इस तरफ है तो इस तरफ cos थीटा आएगा, और यहां पर लग रहा होगा कौन सा, QE sin थीटा। यानी इस चार्ज के ऊपर अगर हम देखें तो इस चार्ज ने अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में बनी तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में, तो इसके 2 कंपोनेंट फोर्स के हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी एक फोर्स क्या लगेगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो भैया हाँ ऊपर की तरफ तो लगेगा क्योंकि नीचे वाले इनको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयर है, एयर उसको अलाउ नहीं कर रही। लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी तो लग रहा है। अब जैसे एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फोर्स अगर लग रहा है तो इस चार्ज को चलना चाहिए। अब इस चार्ज को चलना चाहिए तो इसके वजह से इसको इधर चलना चाहिए, इसको इधर चलना चाहिए, इसको इधर चलना चाहिए, और ये चार्ज को हमको कैसा दिखना चाहिए था कि एक स्फीयर के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर हमें वो चार्ज चलते हुए दिखना चाहिए था। लेकिन हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे, हमें चलते हुए दिखाई नहीं दिए, और चलते हुए नहीं दिखाई दिए इसका मतलब ये फोर्स किसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है, ये फोर्स 0 के इक्वल होगा। अब यहां पर इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहां पर QE जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी वह उधर जाके cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 कब आता है, तो वो आता है 90 डिग्री पे। तो यहां से इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो हमेशा 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 क्या होगी कि इसे एंगल ना बनाते हुए, मतलब सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही सरफेस से निकलती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा ही क्यों होता है, तब आप उनको ये रीजन देके आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। देखिए निकलते समय भी हमेशा सरफेस के साथ में
90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी और किसी सरफेस पर यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ खत्म होते हुए भी ये 90 डिग्री का एंगल ही क्रिएट करेगी। तो ये बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ड्रॉ और बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है। क्या है कि अगर मेरे पास एक चार्ज इधर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज इधर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये लाइन सही है? ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन सही है? तो नहीं है बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है। तो आप इसको सही बनाने के लिए क्या करोगे? तो इसको सही कैसे बनेगा कि सबसे पहले तो ये 90 डिग्री के एंगल पे निकली। अब 90 डिग्री के एंगल पे निकली, फिर उसके बाद ये कर्व कैसा हो जाएगा? स्मूथ, और फिर जाते समय भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के एंगल पे ही टर्मिनेट होंगी। निकलेगी 90 डिग्री के, बाद में मुड़ जाए कोई मतलब नहीं, और टर्मिनेट होते समय भी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब ये ड्रॉ सही था, इसके पहले वाला ड्रॉ गलत था। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आप लोगों से इसी तरीके से ड्रॉ बना बना के दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा ड्रॉ सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है? तो नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है कि अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक, हमको ये तो मालूम है कि सर ड्रॉ बनाना है, लाइंस बनाना है, लेकिन एक चार्ज कितने लाइंस, एक चार्ज से हम कितने लाइन बनाए? अगर मैंने यहां पर मेरी कॉपी में अगर एक ही चार्ज वही है, मैंने मेरी कॉपी में 5 लाइंस बना दी, मेरे पड़ोसी वाले ने उसने 10 लाइन बना दी। अब 10 लाइन बना दी तो क्या होगा? 10 लाइन उसकी ज्यादा पास पास बनेगी। सर बोले सर एक ही फील्ड, वहां पर तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बता रहा है, मेरी कॉपी में कम बन रहा है, जबकि चार्ज तो एक सेम ही रख रहे हैं। तो यहां पर इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए? तो फिर यहां पर एक अजम्पशन किया गया, एक माना गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक यूनिट चार्ज कितना बनाता है। तो एक यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्रिएट करता है, उसकी संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो कितनी कर सकता था? तो देखिए, तो नंबर ऑफ लाइन आर अज्यूम्ड, और फिर से ये वर्ड आ रहा है अज्यूम्ड, क्यों? क्योंकि ये दिखती तो है नहीं, ये हमने मानी है, ठीक है। assume to be linked with a unit charge, यूनिट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी यहाँ पर जो भी चार्ज है, यहाँ पर 1 कूलम है तो 1 कूलम डिवाइड बाय ε0, और इसको अगर हम संख्या की दृष्टि से लिखेंगे तो 1/8.10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ये प्लस में बन जाएगा। मतलब बहुत सारी लाइंस डेवलप होती है, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, बहुत सारी लाइंस डेवलप होती है, फिर भी हमने उसका एक नंबर कैलकुलेट करने का एक छोटा सा तरीका निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 7 प्रॉपर्टी क्या है? लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच। अब चलिए समझिएगा क्या है कि जैसे हमारे पास में क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा वो रबर देखा होगा, ठीक है। तो अब क्या करा, मैंने रबर को पकड़ के ऐसे खींचा, तो बीच के वो रबर की क्वालिटी क्या होगी? तो वो रबर की क्वालिटी क्या होगी कि वो खींचा हुआ है, और खींचा हुआ यहां से पकड़ के रखा है मैंने, तो वो क्या करना चाहता है, वो छोटा होना चाहेगा, और छोटा हो जैसे ही होगा, तो अगर मैंने 2 हाथ से पकड़ के रखा है तो ये दोनों हाथों को आपस में पास में लाने की कोशिश नहीं करेगा, यानी बीच में अगर, तो बस इसी तरह से, इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी काम करती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो होती है वो हमेशा हमेशा एक खींचे हुए रबर के जैसी होती है। अब खींचे हुए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या स्ट्रेच्ड रबर के जैसी होती है, और वो हमेशा हमेशा क्या चाहती है कि हम लेंथ वाइज छोटे हो जाएं, जितना हो सके छोटे हो जाएं। तो ये जितना हो सके छोटे हो जाएं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम डिसिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है कि लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ, ये हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि अपने लेंथ को छोटे से छोटा कर ले। दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिसिमिलर चार्जेस। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इससे 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से निकलेगी। अगर यहां से भी निकलते हुए देखेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर निकली, फिर स्मूथ कर्व बनाते हुए कुछ ऐसा, ठीक है, और ये डायरेक्शन होगी। खैर हालांकि अभी ऊपर की मैं मिटा देता हूं, सिर्फ इसके बेसिस पे हम समझते हैं। अब यहां पर ये दोनों के दोनों कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी डिसिमिलर चार्जेस है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रबर की जैसी खिंची हुई है और ये छोटी होना चाहती है। अब जैसे ये छोटी होना चाहती है तो अगर ये लेंथ वाइज छोटी होगी तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास नहीं आ रहे होंगे, और एक दूसरे के पास आ रहे होंगे यानी ये स्ट्रिंग इसको भी इस तरफ खींच रही होगी, इसको भी इस तरफ खींच रही होगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, और यहां से हमें समझ में आता है कि दो डिसिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ठीक है, क्यों लगता है। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर हमने बनाई एक बहुत अच्छी तरीके से। पहले सिर्फ और सिर्फ हम याद कर लेते थे कि डिसिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन का रीजन हमें समझ में आ रहा है, अट्रैक्शन का कारण समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का जो फिनोमिना हमने जो हमारे बनाया वो इन सारे चीजों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है, हमें चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 कि द लाइंस लेटरली, ठीक है, अब लेटरली का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टू लाइंस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, दैट इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं किस तरीके से, कि जब भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के पास आती हैं तो ये लेंथ वाइज एक दूसरे से क्या चाहती हैं, लेंथ वाइज एक दूसरे से, लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है, हमेशा एक दूसरे से दूर होना चाहती है। ये एक दूसरे से पास नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि अगर पास आएगी तो इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करना तो अलाउड नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश क्या करती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएं। अब ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएं तो बस यही प्रॉपर्टी हमें किसके बारे में बताती है, रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताती है। अब रिपल्सिव फोर्स देखिए, जैसे कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर देखिए, अगर एक यहां से 90 डिग्री के एंगल से निकला और यहां पर से भी एक 90 डिग्री के एंगल से निकली, फिर क्या होगी कि इन दोनों, ये दोनों कुछ इस तरीके से यहां जाके ये मुड़ जाएंगे, ठीक है। ये अब ये चाहती, तो इनकी नेचुरल कंडीशन क्या है कि हम सीधी रहना चाहती हैं, ठीक है। अब इसकी भी नेचुरल कंडीशन क्या है कि ये भैया सीधी निकली थी, तो ये कोशिश क्या करती है कि मैं हमेशा सीधी रहूं, लेकिन एक दूसरे को काटना भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये इस तरीके से मुड़ जाती हैं, इनको मजबूरी में मुड़ना पड़ता है। अब ये वाली स्ट्रिंग क्या करती है, ये वाली स्ट्रिंग इसको क्या बोलती है, भाई तू उधर खसक जा, ये इसको कि तू उधर खसक जा ताकि मैं सीधी हो जाऊं। इसी तरीके से ये भी क्या कोशिश करती है, ये भी क्या बोलती है कि तू भी उधर हो जा, मतलब ये थोड़ा सा इस तरफ, तुम इस तरफ हो जाओ तो मैं भी सीधी हो जाऊं। यानी दोनों क्या करती हैं कि ये चाहती है कि ये वाली लाइन सीधी हो जाए, और ये स्ट्रिंग चाहती है कि ये वाली लाइन सीधी हो जाए। और जिससे क्या होगा, तो अब थोड़ा सा समझिए, यहां पर ये भी क्या सोचती है कि अगर मैं पीछे भी हट जाऊंगी तो मैं भी तो खुद सीधी हो पाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो इस लाइन के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाती है और ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है, और किसके, लेंथ के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में हमेशा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये इसको इधर धका रही होगी, ये इसको इधर धका रही होगी, दोनों सब तो पॉजिटिव चार्जेस इससे जुड़े हुए, अब जैसे जुड़े हुए हैं तो ये दूर दूर होना चाहती है, तो जिसकी वजह से ये चार्जेस भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर होते हैं। और ये हमें समझा पा रही है, ये हमें रीजन दे रही है कि क्यों सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज की वजह से हम अट्रैक्शन को भी आसानी से समझ सकते हैं और रिपल्शन को भी ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एग्जाम में इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या खास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एंड राइट इस प्रॉपर्टी। तो आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है और साथ ही साथ में काफी अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेनी है, समझ लेनी है। अगर आप इसी तरीके से सारी चीजों को अंडरस्टूड करते हुए, सारी चीजों को समझते हुए चलोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम नया टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पास में अब क्या है, नया टॉपिक हमारे सामने क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन
लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाया था, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, एरियल चार्ज डेंसिटी के। तो अब अलग अलग चार्जेस की वजह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसी बन रही होगी या कैसी बनती होगी। हमने जो ऑब्जेक्शन किया है वो कैसा होता होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, पहला क्या लिखा है, 4 पॉइंट चार्ज। अगर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, तो ये पॉइंट चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि फोर्स ऑफ लाइन इस तरीके से इधर इधर ये इस तरीके से निकल रही होगी ये, और ये सारे के सारे अगर सेम है तो इनके मतलब एक ही चार्ज से निकल रही है तो लाइन भी इक्वल होंगी। और अगर मैं ऐसा पूरा सर्कल बना दूं तो ये हर एक लाइन सर्कल की रेडियस नहीं हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये सीधी सी बात है, आप लोग डायरेक्शन देखकर समझ सकते हो कि ये चार्ज कौन सा होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो लाइंस निकल रही है। अब इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बिल्कुल सेम फिनोमिना यहाँ पर बन जाएगा। और फिर से अगर हम एक सर्कल खींचते हैं तो ये सारी लाइंस उस की क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएंगी। ठीक है, ये 3D में थोड़ा सा इमेजिन करने की, पूरा एक स्फीयर बनेगा, चारों तरफ निकलेगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अब ये पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा होगा, इस फील्ड का हमने एक नाम रखा। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, रेडियली आउटवर्ड बनेगा, देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर जा रहा होगा। तो ये सिंपल सा था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका था। लाइन चार्ज का मतलब क्या है कि एक इस तरीके से क्या होगा, हमारे सामने एक लंबी सी कंडक्टर वायर है। ठीक है, अब लंबा सा कंडक्टर वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने चार्ज दिया। तो अब जैसे हमने चार्ज दिया तो आप लोगों को सभी लोगों को पता चल चुका है कि क्या होगा कि जितना भी चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसके बारे में मैं काफी अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0, हमें चार्ज चलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, हमें स्टेशनरी चार्ज दिखेगा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बन रही होगी, इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोगों ने एक वो चीज देखी, वो कंगा, जो राउंड वाला कंगा आता है जिसमें सभी तरफ से वो हेयर्स निकले हुए होते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा। किस तरीके से, समझिए जैसे ये एक चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ कुछ फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर भी पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से नहीं बना रहा होगा, ये कुछ इस तरह से, यानी ये ऐसा अपने चारों तरफ। ठीक है, ये ऐसा। फिर जस्ट ये नीचे वाला चार्ज भी कैसे बना रहा होगा, ये नीचे वाला चार्ज भी अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कुछ इस डायरेक्शन, मतलब 3D में थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल वो कोम्ब की तरह, वो कंघे की तरह, जो सर्कुलर वाला होता है जिसके चारों तरफ बाल निकले होते हैं, तो कुछ इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे हो रही होगी, निकल रही होंगी। लेकिन टेढ़ी नहीं निकल सकती ये लाइन, इस डायरेक्शन में ऐसी नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि अगर ऐसी निकल रही होगी तो उसको आगे वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, और लाइंस क्रॉस करना अलाउड नहीं है। लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये लाइन पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से हम नीचे और भी आके नीचे अगर देखें तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये तो चारों तरफ ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हो रही होंगी, रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, और रेडियली इनवर्ड जा रही होगी। लेकिन सिस्टम समझ में आया, एक लाइन चार्ज की वजह से कैसी बनेगी, तो ये क्या होंगी, अगर ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस को अगर मैं देखता हूं तो ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो सेम प्लेन में है वो एक दूसरे के कैसी होंगी, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इजीली समझ में आया, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम इसको परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, क्योंकि एक सर्कल बनाते हुए ये एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही होंगी। लेकिन दो अगर हम लेंथ के परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में देखें तो ये दो क्या हो रही होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी, सेम डिस्टेंस पर रहेंगी। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को इजीली समझ में आई।
अब लेकिन मेन चीज क्या होता है कि बोले सर क्या कॉर्नर पर भी ऐसे ही होगा? तो देखिए कॉर्नर की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इस जो स्ट्रिंग है इस तार को क्या करा है, बहुत बड़ा बनाया है, बहुत अनंत, ऊपर भी बहुत ज्यादा लंबा है, नीचे भी बहुत ज्यादा लंबा, तो कहीं पर भी हम देखेंगे तो बीच में देखेंगे, लेकिन फिर भी कर्व के ऊपर क्या होगा, तो यहाँ का जो लास्ट चार्ज है वो लास्ट चार्ज कैसा क्रिएट हो रहा होगा, ये ऐसा, पहली बात तो ऐसा निकला, लेकिन इसने क्या करा, इसके ऊपर ये इससे दूर जाना चाहता है तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये कुछ इस तरीके से, यानी कॉर्नर पर इसका जो नेचर है वो इस तरीके से कर्व हो जाएगा, कर्ली बोलते हैं इसको। तो ऊपर जो कॉर्नर पर होगा तो कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कर्ली नेचर का होगा, लेकिन सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड नेचर का होगा। ठीक है, तो हालांकि हम जब भी आगे की, अगर हम जब भी आगे कोई से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई से भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई सा भी डेरिवेशन करेंगे, तो अगर ये कंडीशन अगर हम लेते हैं तो हमेशा बीच में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज था, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, तो वो कुछ इस तरीके का क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने है कंडक्टर स्फेयर या एक सर्कल। तो एक गोले की वजह से, तो ये थोड़ा सा समझना कि ये हमने क्या करा, एक स्फेयर कंडक्ट करा, स्फेयर कंस्ट्रक्ट करा, बनाया, या इसी को आप सर्कल भी मान सकते हो, लेकिन ये कंडक्टर बॉडी का है। अब जैसे ही हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आ जाएगा, ये ऐसा। क्यों? क्योंकि क्या होना चाहता है, ये हर एक चार्ज एक दूसरे से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर बनते हुए इस बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ये इजीली क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, ये इस तरीके से निकल रहा होगा 90 डिग्री के एंगल पे। हालांकि यहाँ हो सकता है आपको 90 प्रॉपर नहीं दिखे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अब इस तरीके से निकल रहा होगा, तो बोले सर ये बाहर निकल रहा, क्या अंदर बन रहा होगा? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन अंदर की तरफ जा सकती है? तो सोचिए थोड़ा सा, तो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर इसने एक इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ से जनरेट करी तो ये भी नहीं जनरेट करेगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस तरीके से अगर जा रही हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ेगा, या इधर की लाइन, इधर की लाइन, इधर की लाइन, कहीं ना कहीं ये लाइन इकट्ठी हो रही होंगी और ये तो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, क्रॉस करके ही बाहर निकल सकती है। विदाउट क्रॉस तो ये एक दूसरे, ये इसके अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकती। और हमें मालूम है कि क्रॉस करना यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस यानी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होंगी, कभी भी अंदर नहीं क्रिएट होंगी, अंदर नहीं बनेंगी। ठीक है, ये बात विशेष तौर पे। और अंदर नहीं बनेगी इसका मतलब इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है, या होलो भी होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसके सेंटर पे कितनी होगी, 0 होगी, यानी उस सरफेस के अंदर कितनी होगी, 0। क्यों होगी? क्योंकि अंदर जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बन ही नहीं सकती, तो अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ही नहीं है, तो वही तो किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। और हमने जब प्रैक्टिकल करके देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी उसके अंदर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को खास तौर पे समझने वाली थी। इसी तरीके से सर्कल होगा तो सर्कल के सेंटर पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। तो ये था स्फीयर की वजह से। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। अगर मैं इसको पीछे की तरफ मान लो इस तरीके से बढ़ाया जाए, ये इस तरीके से मैंने क्या करा, ये बढ़ाया सारे को, तो मुझे ये सारी लाइंस कहां से जनरेट होते हुए महसूस होगी, तो इसके सेंटर से जनरेट होते हुए नहीं महसूस होगी। इसका मतलब मैं अगर इसको यहां पर बनाऊं तो मुझे ये सेंटर से जनरेट होते हुए दिखेगी, और ये सेंटर से जनरेट होते हुए दिखेगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या मान सकते हैं कि ये किसके तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज के जैसे,
इसका हम पहला पढ़ चुके हैं, नंबर 1 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बना था और ये हमें ऐसी महसूस होगी, रियलिटी इसकी अलग है लेकिन ऐसा हमको महसूस होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका इस स्फीयर का सारा चार्ज हम एक जगह पे इसके सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं और सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। इसका मतलब जब भी हम स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा तो वो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। हमेशा उसको हम पूरे सर्कल को ना बनाते हुए उसे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हमारे सारे डेरिवेशन या हमारे सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट लॉन्ग एंड थिन शीट्स। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए ड्रॉ बनाता हूं कि मेरे पास क्या था, एक लॉन्ग कंडक्टर थिन शीट एक इस तरीके की है और इसके जस्ट इस तरफ कुछ इस तरीके की, ये ठीक है। एक थिन शीट के ऊपर हमने कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज कर दी इसको पूरी। और फिर से समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहां पर हमने कौन सा चार्ज दे दिया बच्चों, तो यहां पर हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। अब फिर से समझना कि यहां से ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगी, कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से निकलेंगे, फिर यहां से इस तरीके से निकलते जाएंगे। हालांकि हम फिर से कॉर्नर की बात नहीं कर रहे, अगर कॉर्नर पर होगा तो कॉर्नर पर इस तरीके से कर्ली नेचर बनेगा, तो हम फिर से इसमें क्या होगा, कॉर्नर की बात नहीं करेंगे। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि इस तरीके से फोर्स ऑफ लाइन यहां पर बन रही होगी। अब यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी होगी या किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा गया है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा यानी चेंजेस नहीं होगा। यानी मैं यहां पर अगर देखूं इतने एरिया में तो 2 लाइन पास हो रही, इसी को मैं यहां पर कर दूं तो भी कितनी लाइन पास हो रही, 2 लाइन। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी है उतनी यहां पर भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पर क्या हो रहा है, चेंज होते नहीं दिखेगा। जबकि मैं यही का यही सर्कल इसके नीचे यहां पर भी बनाऊं इक्वल उतना ही बड़ा, तब भी उतनी ही लाइन पास होते हुए नहीं दिखेगी। इसका मतलब इसके हर एक हिस्से से, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हर एक हिस्से से सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट में लाइन पास हो रही होगी, उनकी डिस्टेंस भी सेम रह रही होगी। इसका मतलब उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा वहां पर कहीं पर भी जो लाइंस की क्राउडिंग है वो सेम हो रही होगी। यहां पर जितनी लाइन एक दूसरे से दूर दूर हो रही है सारी लाइनें सेम कंडीशन में बैठी होगी, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। इसका मतलब इसके ऊपर हर पॉइंट पर फोर्स सेम लग रहा होगा। उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई। तो एक इस तरीके का, यानी जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हम हमेशा ऐसा नहीं बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अगर इस तरीके से पैरेलल लाइंस मैंने अगर बना दी, ये अगर मैंने कहीं पर पैरेलल लाइंस बना दी और ये डायरेक्शन दे दिया और बोल रहा हूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है, तब आप ये कैसा डायग्राम समझोगे, तब आप ये समझोगे कि सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं प्लस क्राउडिंग सब दूर एक जैसी है, सेम डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कहीं पर अब आगे जाके हम एडवांस लेक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां पर जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की बात करूंगा तब हम ये पूरे शीट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये लाइंस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, कि अगर मैंने ऐसा बना दिया फिर सर ऐसा बना दिया ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम। तो ये बात आप लोगों को समझना है। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर डाइपोल के बारे में हम लोगों को काफी अच्छे से स्टडी करना है। तो डाइपोल हमको नेचर में कहाँ देखने को मिलता है, तो डाइपोल जनरली हमको बच्चों नेचर में देखने को मिलता है जैसे NaCl,
सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब दो अगर डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके बीच की कंडीशन कैसी होगी ये हम समझते हैं। तो देखिए समझना की कोशिश करना, ये है पॉजिटिव चार्ज और दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगी, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगी। फिर अगला यहां से देखिए 90 डिग्री के एंगल पर क्रिएट होगी और ये कुछ ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर ही खत्म होगी। फिर अगला कुछ ऐसा। अब ये बात आप लोगों को काफी अच्छे से केयरफुली डायग्राम बनाना है, यहाँ पर ध्यान रखना है 90 डिग्री के एंगल पर निकलते हुए दिखना चाहिए। फिर यहाँ से ये निकल रही है तो ये कुछ इस तरीके से ये। अच्छा अब ये चीज और देखिए, ये चीज समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइंस एक दूसरे से दूर दूर भी होना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए बीच में क्या हो रही है, लाइंस दूर दूर हो रही है। फिर ये लाइंस को मैं यहाँ से इस तरीके से, अब ये पूरा समझना, ये पूरा चक्कर राउंड लगा के यहाँ पर वापस आ रही होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, और फिर एक लाइन यहाँ पर से कुछ इस तरीके से, और ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगी। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक, और डाइपोल एक्चुअली क्या होता है कि दो डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर जब बैठे होते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल के बारे में काफी अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी आप अगर हम ड्रॉ बनाने की कोशिश करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ड्रॉ कहाँ बनेगा, जैसे मैं यहाँ आप लोगों को छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस तो कर नहीं सकती ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसका ड्रॉ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनेगा। आप घर पे इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको बिल्कुल ड्रॉ बना कर दिखा के आना है, तब आप काफी अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके सेंटर में अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको एक ऐसा हिस्सा मिलेगा जहां पर एक भी लाइन नहीं है, और एक भी लाइन नहीं है यहाँ, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं तो बीच में एक हिस्सा जरूर आता है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बिल्कुल 0 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये डाइपोल की वजह से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक, एक ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब हम क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की वजह से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाने लगे, उसे समझने लगे कि किस तरीके से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी थ्योरी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए इसका रियलिटी में डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्लियरिफाई करके डायग्राम दिया हुआ है, ये इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी डाइपोल की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। फिर से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी कीजिए, आप रोज लेक्चर देखिए। आप देखिए बीच में पढ़ाई में अगर आप गैप करेंगे, गैप कर करके अगर आप स्टडी करोगे तो आपके पास एक दिन बहुत सारा बर्डन इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप उस बर्डन को झेल नहीं पाओगे। और फिर सीधी सी बात है ना यार, पढ़ाई है, इतना अच्छा साइंस चल रहा है, इतना अच्छा फिजिक्स है, जब इतना अच्छा समझ में आ रहा है तो हम इसे मजे लेकर पढ़ें, और मजे तभी लिए जा सकते हैं जब आप रोज स्टडी करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना, अब आप लोगों के लिए मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।